मॉस्को इन दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर खूब चर्चा में है, जो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर से जुड़ी एक अहम स्मृति को सामने लाती है। क्या है वो तस्वीर और क्यों इतनी अहम है और क्यों ये यात्रा इतनी अहम है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी पुतिन का रिश्ता 25 साल पुराना। मोदी पुतिन की दोस्ती की वो तस्वीर। मोदी पुतिन की यारी दुश्मनों पर भारी। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और साल 2001 की ये तस्वीर उसकी मिसाल है। जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मॉस्को गए थे, उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस की राजधानी पहुंचे थे। ये यात्रा 6 नवंबर 2001 को हुई थी। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का मौका मिला था। ये उनका पुतिन के साथ पहला परिचय था। करीब 25 साल बाद पुतिन के भारत दौरे पर यह तस्वीर फिर से चर्चा में है। मोदी और पुतिन की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 2.5 दशक पुराना रिश्तों का जिक्र कर रहे हैं। इस तस्वीर में वाजपेयी और पीएम मोदी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर कई यूजर्स इसे इंडिया रूस दोस्ती की पहली झलक बता रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पहले भी 4 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें साझा की थी। उस वक्त उन्होंने लिखा था, मेरा मन नवंबर 2001 के रूस भारत शिखर सम्मेलन में भी चला गया, जब अटल जी पीएम थे। उस समय मुझे गुजरात के सीएम के तौर पर उनके डेलीगेशन का हिस्सा बनकर बहुत गर्व हुआ था। एक बार फिर भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले इस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाई जा रही है। जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की खबर सामने आई, वैसे ही लोग 2001 की तस्वीरें साझा कर भारत और रूस की साझेदारी को रणनीति के साथ व्यक्तिगत रिश्तों की मजबूती की चर्चा करने लगे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर 25 साल पहले की ये तस्वीर भारत और रूस के रिश्तों के लंबे और भरोसेमंद इतिहास की एक दिलचस्प झलक पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर व्लादिमीर पुतिन के लिए डिनर प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। पुतिन के लिए डिनर थोड़ी ही देर में मोदी पुतिन की प्राइवेट मीटिंग भी इसके बाद होगी। यानी आज रात खबरों का दौर पनपेगा और कल घोषणाएं होंगी। पीएम मोदी पुतिन के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि आज की रात ये दोनों ही बड़े नेता कई एक मसलों पर एक राय हो जाना चाहते हैं, जिससे कल हैदराबाद हाउस में जो मुलाकात हो वो दुनिया को संदेश दे और दुनिया के सामने एक तस्वीर रखे कि भारत और रूस किस हद तक एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं। उन दबावों के बीच, उन बातों के बीच जिनमें कई फैसले बड़े होने वाले हैं। शिखा सलारिया मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिखा, हर तस्वीर हर एक की नजर में है, मेरे और आपकी नजर में है, हमारे दर्शकों की नजर में है और 7 समुंदर पार अमेरिका में भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो राष्ट्रपति पुतिन का दौरा है, ये केवल भारत के लिए जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे विश्व की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। और इसकी झलक आपने कल सुबह देखी होगी, जब यूके, फ्रांस और जर्मनी के एनवॉयज ने एक आर्टिकल लिखा एक लीडिंग अखबार में और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संदेश दिया कि भारत को यूक्रेन की जंग को खत्म करने का एक मैसेज जो है राष्ट्रपति पुतिन को देना चाहिए। और उसके बाद लगातार विवाद भी बढ़ा और हमने देखा कि भारत के भी कई दिग्गज जो कूटनीति के ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन इस पे दिया। तो ये ना सिर्फ भारत के लिए, रूस के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। इसके 3 मेन मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होने जा रही है, एक स्पेशल मीटिंग, एक प्राइवेट मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन के साथ तमाम ये चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये विजिट जो है उस समय पर आ रही है जब
रूस एक तरीके से एक दबाव का भी महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से भी एक भारत को भी दबाव कहा जा रहा है बार बार कि भारत अपनी मध्यस्थता करे और भारत एक अहम रोल निभा सकता है इस जंग के खात्मे को देखने के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका पहलू है वो ये है कि भारत और रूस जो पुराने मित्र हैं वो अपनी इस कूटनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के दौरान आपको बता दूं कि कल रिपॉज अग्रीमेंट को जो है रेटिफाई किया गया स्टेट डूमा की तरफ से। स्टेट डूमा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है रशिया का और उन्होंने ये जो फरवरी में जो एग्रीमेंट पर अमली जामा पहुंचा था अब उसे रेटिफाई कर दिया। एक बड़ा मैसेज दिया गया क्योंकि ये एग्रीमेंट इसलिए खास है क्योंकि मिलिट्री फॉर्मेशंस, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट अब भारत में आ पाएंगे रशिया के और रशिया के जा पाएंगे और भारत के जा पाएंगे रशिया में। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है और रशिया ने एक संदेश देने का प्रयास किया कि कितनी महत्वपूर्ण है डिफेंस पार्टनरशिप भारत और रूस के बीच में। और आपको याद दिला दूं कि 60% डिफेंस इक्विपमेंट जो है भारत में जो आता है वो आज भी सोवियत ओरिजिन का है। और ना सिर्फ भारत ने डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को, अपनी कूटनीति को और डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ाने के लिए और लोगों से, चाहे इजराइल हो, यूएस को हो, उनसे भी हम लोग अपना, फ्रांस से भी हम लोग अपना इक्विपमेंट ले रहे हैं। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा जो इक्विपमेंट है वो सोवियत एरा का है और उसकी मेंटेनेंस पे बात हो या उसकी रखरखाव की बात हो आज भी हमें रशिया की ओर उसको देखना पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत चाहता है कि जो बायलैटरल ट्रेड है जो 68.7 यूएसडी बिलियन पर टिका हुआ है उसमें भारत के एक्सपोर्ट्स का शेयर बढ़े क्योंकि फिलहाल जो ये रेशो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का ये बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस वाला है। इसकी वजह ये है कि फिलहाल जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं भारत से रशिया की वो केवल 5 बिलियन यूएसडी डॉलर तक ही हो रहे हैं और बाकी 68.7 बिलियन यूएसडी का जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें ज्यादातर जो राशि है वो रशिया के इंपोर्ट्स की है जो भारत में आते हैं। तो भारत का प्रयास ही होगा कि वो फार्मास्यूटिकल्स में, मरीन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और तमाम फिशरी सेक्टर में, मुझे लगता है शिखा कल जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और कल बहुत कुछ निकलने वाला है। शिखा, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरा सौभाग्य कि मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, एक बार फिर जुड़े हैं और गौरीशंकर सर, उन्होंने भी समय निकाला, फॉर्मर एम्बेसडर, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद सर, इससे पहले कि मैं आज की पृष्ठभूमि को सामने रखूं, मैंने व्लादिमीर पुतिन के आने के पहले बड़ी सारी कहानियां, बड़ी स्टोरी अलग अलग जगह पढ़ी और पता चला कि व्लादिमीर पुतिन खाना अगर खाते हैं कहीं भी जाकर तो खाना भी उनके रसोइये बना रहे होते हैं, वो लैब टेस्टेड होता है और उसमें से ज़्यादातर चीज़ें रूस से आई हुई होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी डिनर दे रहे हैं इस वक्त, व्लादिमीर पुतिन क्या खा रहे होंगे? क्या केवल पानी पिएंगे या इस एक निजी बेहद नितांत डिनर में वही खाएंगे जो प्रधानमंत्री उनके सामने रख रहे होंगे? देखिए, सोवियत जमाने की कुछ यादें अभी भी बाकी है और उसके कुछ अवशेष अभी भी बाकी है। खासकर यूरोपियंस के बारे में ये कहते हैं कि जब वहां पे रोशनी आ गई थी उसके बावजूद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लालटेन लगे जाते थे और वो देखते थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। हाँ। तो वही सोवियत संघ का भी मामला है कि दरअसल जो सोवियत संघ के जमाने में जो बहुत एक्स्ट्रा जो गुप्त चीजें रखी जाती थी वो अभी भी कायम है। तो इतनी जरूरत नहीं है, दरअसल जितनी पारदर्शिता हो उतना ठीक रहता है। भारत के लोगों की और भारत के जो राजनीतिज्ञों की तो एक ही हरकतें मीडिया से लेकर नहीं, सब जगह होती हैं। अरविंद सर, मेरा जो इशारा था आप समझ सकते हैं, मैं इतना हल्का सवाल आप जैसे मूर्धन्य लोगों के सामने नहीं रखूंगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो खाने की बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास में, कल जो होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि क्या आज रात में तैयार हो जाएगी? क्योंकि गृह मंत्री भी वहां मौजूद हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर और वरिष्ठ लोग भी जरूर होंगे। बिल्कुल, गौरीशंकर साहब हैं मेरे साथ में, तो वे तो जानते हैं इस बात को बेहतर तरीके से कि दरअसल यात्रा होने से पहले ही काफी तैयारियां हो चुकी होती है। तो पुतिन साहब के आने से पहले ही बहुत सारी चीजें तय है और अब जब वो रहेंगे तो आज की बातचीत में भी बहुत सारी चीजें होगी और बस कल है उन सब तमाम चीजों को एक अमली जामा पहनाया जाएगा
तो वह उसी की प्रक्रिया है। पर भारत की तरफ से ये एक बहुत ही शानदार जेस्चर है। जैसे कि बिल क्लिंटन साहब जब भारत में आए थे, तो भारत ने एक जेस्चर दिया था कि अब नई दुनिया है, भारत अमेरिका के साथ आना चाहता है। तो वैसा ही मुझे लगता है कि पुतिन साहब के साथ भारत कर रहा है। लाल कालीन बिछाई गई है और कहा गया है कि आइए हम उस पुराने इतिहास को दोबारा से साथ में मिलकर दोहराते हैं। राजीव एम्बेसडर साहब। गौरी शंकर, मैं डिप्लोमेसी के वर्ड्स का चुनाव नहीं कर सकता और ना कर पाता हूं। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं डिप्लोमेटिकली एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर पाऊं। लेकिन जैसा भी अरविंद सर कह रहे थे कि रेड कारपेट बिछाया गया है, दोनों तस्वीरों में आप देख रहे होंगे दिल मिले दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, दिल जल कहां कहां रहे हैं? कि दिल तो बहुत जगह जल रहे होंगे। अपन उनसे क्यों जबरदस्ती वहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो तो अमेरिका, यूरोप और कुछ हद तक यूक्रेन में भी जल रहे होंगे। हो सकता है चाइना में भी कुछ जल रहे हों। लेकिन उसको छोड़िए आप। हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हमारे और रूस के संबंध और प्रगाढ़ हों। वो बहुत ही टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। और उसमें अब प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से मोदी जी एयरपोर्ट गए, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लाए और अपने घर पे ले आए, और सीधा आप साथ साथ खाना खा रहे हैं। आप खाने की बात कर रहे थे, देखिए ये ऐसा है कि अभी भी ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है काफी कंट्रीज में, कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी खाना बनता है वो उनकी पहले तो इच्छा के अनुसार बनता है, फिर उन्हीं के लोग बनाते हैं, फिर उन्हीं के लोग टेस्ट करते हैं। ये सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कई लोग फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं कि पुतिन साहब की के जीवन को तो बहुत बड़ी रिस्क रहती है हमेशा के लिए। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम बड़े इनफॉर्मल होते हैं। हम जो मेहमान आते हैं उनकी पूरी खातिरदारी करते हैं, अपने मन से और तन से पूरा उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन वो चीज वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में उनका दूसरा अप्रोच है लाइफ का। तो अपन बात कर रहे थे प्रगाढ़ता की, रिलेशनशिप की। मैं ये कहना चाहूंगा इस बार कि हमारे और रूस के संबंध सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं है। ये संबंध बहुत गहरे हैं। आप थोड़ा पहले जाएंगे तो इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद में उन्होंने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके स्टील प्लांट्स लगाए। कुछ और प्लांट्स इंडिया के अंदर लगे थे उस समय। उसके बाद उन्होंने हमको आर्म्स भी देना शुरू किया। और उन्होंने वीटो का 5 बार भारत के पक्ष में प्रयोग लिया, कश्मीर के मुद्दे पर, और 71 के वार के टाइम में। और उसके बाद 98 में जब हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए और पूरे विश्व ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाई, रशिया एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है हमारे रिलेशनशिप की। और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको नर्चर करना पड़ता है, बार बार इस पेड़ में पानी डालना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। तो वही काम आज हो रहा है। ये जो एक वट वृक्ष बन रहा है, उसकी खाद और पानी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसमें। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है कि हमारे संबंध और देशों से भी सुदृढ़ बने, क्योंकि इससे हमारी ताकत को विदेशी लोग महसूस करेंगे। अमेरिका भी महसूस करेगा कि भारत को आप इस तरह से थ्रेट करके और अपने आदेशों के अनुसार नहीं ढाल सकते। उनकी शर्तों को थोड़ा मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हो सकता है ट्रम्प की नीति भी भारत के प्रति बदले। हो सकता है चाइना भी थोड़ा रिलैक्स हो। तो मेरे को ऐसा विश्वास है कि आज की जो मीटिंग है, इससे एक पोस्चर जाएगा बाहर, एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा विदेशों में कि आप भारत की शक्ति को समझिए और भारत की शक्ति को थोड़ा सा समझ के और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए। यही मैसेज यूरोप में जाएगा, यही मैसेज अमेरिका में जाएगा, और यही मैसेज चीन में जाएगा।
यही मैसेज चीन में जाएगा। अरविंद सर, एक चीज समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी दिखाई पड़ गई। ये गर्मजोशी कभी ट्रंप के साथ थी और पिछले कई दिनों से नहीं है, हम सभी जानते हैं। ट्रंप इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब उनके हिसाब से, उनकी ट्रैक के हिसाब से चलना शुरू करे। फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत और रूस, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यहां हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा कल के दिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो वाकई कुछ को अखरेगा और कईयों के कान उस पर रहेंगे। क्या भारत और रूस साथ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या ये नहीं चाहते कि इससे अमेरिका हाल फिलहाल नाराजगी जैसी पोस्चर में आए? क्या उससे बचने की भी कोशिश है? बिल्कुल, ये पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि क्योंकि अमेरिका का जो दबाव है वह तो इस यात्रा पे दिख ही रहा है, खासकर भारत की ओर से। और आपको देखिए, हमेशा हमें बैलेंस करना पड़ता है। आज जो शाम को हम बात कर रहे थे राजीव साहब, कि भारत एससीओ की मीटिंग के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग में अपने आप को संतुलित करता है, तो वो दबाव तो दिखेगा, और दबाव होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा 20% व्यापार आज भी अमेरिका के साथ है। अगर हम रूस के साथ दोस्ती के नाम पर हम सारा वह व्यापार खत्म कर लें, और अभी तो हमें हमारे विकास की भूख है, भारत को अभी बहुत लंबी दूरी तय करना है। तो अमेरिका के साथ संबंधों को खत्म करने, या जो पूरा पश्चिम, जो खासकर जो यूरोपियन यूनियन है वो भी अमेरिका के प्रभाव में है, तो अमेरिका से संबंध खराब करने का मतलब हमारा यूरोपियन यूनियन से देर सवेर संबंध खराब होने हैं। इजराइल से भारत की दोस्ती हुई है, पिछले कुछ डिकेड्स की है, तो वो सब चीजें भारत नहीं चाहेगा कभी भी खत्म करना। हाँ, रूस के और भारत के अपने संबंध है, इतिहास इतिहास है, इतिहास का तो कोई मुकाबला नहीं है, जहां रूस ने भारत की बहुत मदद की है, और बदले में भारत भी एक मजबूत साझीदार के रूप में रूस के साथ खड़ा रहा है। वहां से भारत ने रूस को बहुत बिजनेस भी दिया है, ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। भारत ने वहां से अच्छे खासे हथियार खरीदे जो रूस के डेवलपमेंट में काम आए, तो वो चलता रहता है। हम्म। पर हाँ, अमेरिका को नकारना मुझे तो समझदारी तो अभी फिलहाल तो नहीं लगती है राजीव साहब। अरविंद सर, मैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की विजिट है, भारत को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत मदद की भी ज़रूरत रहती है। 2010 और 14 के बीच की अगर बात, उस दौर की बात करें तो करीब 72% भारत आयात करता था हथियारों का रूस से। अभी हाल फिलहाल 2024 तक, 20 से 24 के बीच में ये एक आधा हुआ है, लेकिन 36% 38% के बीच में कहीं ये जरूर दिखाई पड़ता है। क्या अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं? पहले भारत बायर था, रूस सेलर था। आज रूस जानता है कि भारत इनोवेशन कर रहा है, मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है, तो रूस सारे राइट्स के साथ भारत के साथ ज्वाइंटली यहां पर चीजों में एक साझीदार बनना चाहता है, जिससे जो रूस पर प्रतिबंध लगते हैं मेक इन इंडिया के तहत उस पर वो प्रतिबंध नहीं होंगे और भारत से निर्यात भी हो सकेंगे। क्या ये फायदा दिखता है उसमें? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मेक इन इंडिया के कारण बहुत सारे जो डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, सामग्री है, वो काफी भारत में बनने लगी है, और इससे भारत का काफी पैसा भी बच रहा है, यहाँ पे रोजगार भी पैदा हो रहा है, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है। वो तमाम चीजें तो है ही, पर इसके बावजूद रूस में भी आप देखिए कि वहाँ जो श्रम है वो काफी महंगा है भारत की तुलना में। तो रूस अगर यहाँ करता है, भारत के उत्पादन में मदद करता है, तो इससे दोनों देशों को फायदा ही है। क्योंकि रूस से बना के फिर यहाँ लाना, मुझे लगता है कि न तो वह आर्थिक रूप से ठीक है, और न भारत के लिए तो फायदेमंद है ही नहीं। पर रूस भारत में इन सब चीजों का उत्पादन करके अपने लिए भी एक संभावनाएं तलाश कर सकता है। पर उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो कूटनीतिज्ञ हैं उनको काफी होमवर्क करने की जरूरत है। हालांकि एक इस अच्छी बात में एक थोड़ा सा क्रिटिकल मैं हो लेता हूँ कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो डिप्लोमेट्स हैं वो काफी वैसे भी दबाव में रहते हैं, अच्छी रिसर्च के अभाव में भी, और काफी जो स्टाफ असिस्टेंस मिलना चाहिए वह चीन के मुकाबले काफी कम मिलता है। अगर हमारे इकोनॉमी को ये बूस्टअप मिलता है रूस और भारत के सहयोग से, तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों को हम कोप अप कर पाएंगे, और भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर पाएगा। राजीव साहब। गौरीशंकर सर, अरविंद सर के इस बात पर आप क्या कहेंगे गौरीशंकर सर,
क्या हमारे डिप्लोमेट्स दबाव में होते हैं? वो हाँ कहेंगे। नहीं, देखिए वो समय चला गया, हमारे डिप्लोमेट्स दबाव में हुआ करते थे। मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूँ जो बिल्कुल सच्चाई पे बेस्ड है। जी। मैं सबसे पहले बेल्जियम में पोस्टेड था। वहां पे उस समय ईईसी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। हम्म। वो ईयू नहीं बना था उस समय। हम्म। तो उस समय जब हमारे करते थे, तो कई बार वो 6 महीने बाद तक की डेट दिया करते थे। वो कहते नहीं नहीं अभी समय नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ बहाने बना लेंगे हम्म। और हमारे मंत्रियों को रिसीव करने में के लिए टाइम नहीं देंगे। और अभी जो लाइन लगी हुई है वो उन लोगों की हमारे यहाँ आने की लाइन लगी हुई है। उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम भारत आए और हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल रिवर्स मैटर हुआ है ये। उनको पता है, जैसे हमारी इकोनॉमी ब्रिटेन की इकोनॉमी से बढ़ गई है, फ्रांस की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है, जर्मन इकोनॉमी को करीब करीब बराबर हो चुके हैं। तो उनको पता है कि भारत की इकोनॉमिक ताकत बढ़ी है, भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ी है और भारत की ओवरऑल ग्लोबल स्टैंडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप देखिए इन चीजों का असर पड़ता है। अगर आप अपने देश के अंदर समर्थ हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी समर्थता को समझते हुए आपका रेस्पेक्ट करता है। अगर आप अपने देश में वीक हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति भी आपको इतना इज्जत से नहीं देखता। तो इस चीज को समझना चाहिए कि जो हमारी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी हुई है उसका रेस्पेक्ट तो जरूर मिलेगा। और अभी इन दिनों में भारत में काफी इनोवेशंस भी बहुत हो रहे हैं। हमारे स्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में हमने बहुत अच्छे यार्ड स्टिक्स कायम किए हैं। तो उनको देखते हुए अब दूसरे देश चाहते हैं कि हम आर एंड डी में भी भारत के साथ सहयोग करें। आप देखिए सभी देशों की आर एंड डी की सबसे बड़ी यूनिट्स भारत में है। आप अमेरिका की देखिए, यूरोप की देखिए, क्योंकि जो आर एंड डी की जो यूनिट्स हैं वो भारत के बिना चल नहीं सकती, क्योंकि भारत का जो ब्रेन पावर है वो इतना सुपीरियर है। ये तो आपने अभी सुना ही था कि जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि भारतीयों को आने से मना करो, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट और कई बड़े कंपनीज के सीईओज ने ये कहा था कि फिर हमको हमारी कंपनी को भारत में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो ये चीजें रियलाइज हो रही हैं संसार में कि भारत का जो एजुकेटेड मैन पावर है वो अनपैरेलल्ड है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है और उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। और उनकी जो सोच समझ है वो इतनी गहरी है कि वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसीलिए आईटी सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, एसएनटी में, सब जगह भारत का मैन पावर। आप अमेरिका में देखें, अप्रोक्सीमेटली 30% नासा के एम्प्लॉय इंडियन ओरिजिन के हैं, 36% डॉक्टर इंडियन ओरिजिन के हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 to 36% साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं, प्रोफेसर इंडियन ओरिजिन के हैं। यही सिचुएशन यूके में है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार जो है इन देशों के जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं ना वो ठीक नहीं होते। जैसे ट्रम्प साहब ने जो पाकिस्तान के साथ और मुनीर को बुला के जो किया, वो बड़ा शॉर्ट टर्म बचकाना सा निर्णय मेरे को लगा। उनको पता है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, टेरर को प्रमोट करता है, इस्लामिक जिहाद को प्रमोट करता है, उसके बावजूद इस तरह का बिहेव करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन कई बार ये लोग इस चीजों को समझते नहीं है, गहराई में नहीं जाते, क्योंकि उनकी सभ्यता संस्कृति ज्यादा पुरानी नहीं है। इसीलिए लेकिन सर रशिया आप जैसे लोगों के एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है जिन्होंने डिप्लोमेसी को नजदीक से समझा हो। लेकिन कहते हैं ना सर, अ सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर, उसी तरह से मैं ये कहूंगा डिप्लोमेट इज ऑलवेज ए डिप्लोमेट। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब आप बड़ी सफाई से किनारे से निकल गए, उससे आप बच गए जो मैंने रखा था। और यही आपकी काबिलियत है सर, आपके अंदर वो चीज अभी भी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गौरीशंकर सर, और यही सवाल मैं अरविंद सर आपके पास भी लाऊंगा। गौरीशंकर सर, भारत को दिक्कत ये है कि जो रूस के साथ ट्रेड है वो बहुत जबरदस्त डेफिसिट में है। भारत को वहां पर अपनी जगह बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी चीजों में रूस को जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन पहले से वहां मार्केट बना के बैठा हुआ है। भारत कैसे मैनेज कर पाएगा रूस के साथ? गौरी सर।
देखिए, ये भारत का ट्रेड डेफिसिट का जो आंकड़ा है ना, वो थोड़ा टेम्परेरी है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल का पिछले 2-3 साल में बढ़ा है। उसके पहले हमारा टोटल ट्रेड 11-12-15 बिलियन के आसपास था। अभी अचानक क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से जो है करीब $68 बिलियन का जी हो गया। जी। तो ये क्रूड ऑयल हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, वहां फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे थे। हो सकता है वो इराक से आ रहा हो, सऊदी अरेबिया से आ रहा हो, यूएई से आ रहा हो, किसी और देश से आ रहा हो। तो उसमें हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी सर, चाहिए क्या कि अगर डिप्लोमेसी हमको। डिप्लोमेसी रूस की डिप्लोमेसी को इस बात के लिए मना पाएगी कि रूस भारत के लिए और बाजार खोले? क्या आपको लगता है ये चीजें हो चुकी होंगी? देखिए, बाजार खुले हुए हैं, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़नी पड़ेगी। हम्म हम अगर चाइना से कॉम्पीट करके वहां मार्केट में बेच सकते हैं, हम्म। तो रूस के लिए कोई मनाही नहीं है। जी। रूस के ड्यूटी स्ट्रक्चर चाइना और भारत के लिए बिल्कुल एक से हैं। राइट। हो सकता है हमें उस कुछ कंसेशन भी देने को तैयार हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। और एग्जैक्टली धीरे सर। धीरे ये हो रहा है। एग्जैक्टली। सब सेक्टर्स में नहीं, लेकिन कुछ हाँ, सेक्टर्स में अरविंद सर, हुआ है, अरविंद सर, और उसका आपका लाभ क्या हमें कहना मिलेगा। है? क्योंकि मैं केवल बिजनेस की बात कर रहा हूं। अभी Su-57 हुआ, R-37M मिसाइल्स हुई, S-400 की हम 5 का हमारे साथ हो चुका है सौदा, लेकिन आए हमारे पास 3 ही है, 2 और आने हैं। उसके अलावा और फर्दर हो सकता है S-500 तक। तो ये सारी चीजें क्या ऑन पेपर हो चुकी होंगी, सेटल्ड, कल बस हमको साइन करने और इंक उसको सुखानी है, ये होना है? या फिर आपको लग रहा है आज रात में रस्साकशी चलेगी? नहीं, बातचीत तो मुझे खासकर रूस के मामले में तो लगता है कि मोटा मोटी एक समझ तो बन चुकी होगी, क्योंकि कोई भी यात्रा ऐसे नहीं होती है। पर हमें ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मीडिया में तो वैसे ज्यादातर हम खासकर डिफेंस सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की बातें चल रही है, हम्म। पर ये रूस की चिंता है, भारत की नहीं। क्योंकि रूस के लिए अभी समस्या ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है, बहुत जी। सारी तमाम वजहों से, और वह पैसा भारत ही दे सकता है। तो हमें इसके लिए रूस को मनाने की जरूरत नहीं है। भारत की चिंता अलग है, जो कि मुझे लगता है कि हम लोग जिस पे कम चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि भारत को रूस का मार्केट और भारत को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रूस कैसे मददगार साबित हो सकता है, खासकर तकनीकी हस्तांतरण वगैरह। तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों की चिंता यह ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता भी है कि जो वहां बैठे हुए लोग हैं वो इसकी चिंता कर भी रहे हैं, क्योंकि रूस की कमजोरी उन्हें पता है कि रूस को कहाँ हम झुका सकते हैं, या हमने अपने फायदे के लिए कहाँ उसको मना सकते हैं। तो रूस का पता है हमें। तो मुझे लगता है कि भारत को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। और बिल्कुल ही गौरीशंकर साहब ने बहुत ही साफ तरीके से ये कहा है कि भारत को अपनी प्रतियोगी ताकत है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आज भी भारत में जितना भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो समुद्र के रास्ते चीन से बहुत सारा सामान यहाँ आता है, कच्चा माल आता है, जिसको हम असेंबल करके या फिर बाकी दुनिया में कभी कभी बेचते हैं, कभी हम घरेलू मार्केट में खपाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में भारत कोई बहुत अच्छा मतलब चीन को बहुत तगड़ा मुकाबला अभी नहीं दे पा रहा है। पर हाँ, टर्सरी सेक्टर में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। और भारत में एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, अफ्रीकी देशों से यात्रा करके लौटने के बाद में मैं ये समझ चुका हूं कि दरअसल उन अफ्रीकी देशों में भारत के सदियों पुराने संबंध होने के बावजूद भारत के व्यापारी आज भी वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो सरकार से जो जरूरी मदद मिलना चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीनी व्यापारी है वही सब चीजें बहुत ही, जो बाकी देशों से खासकर भारतीयों को वो बहुत ही वहां पे चुनौती दे रहे हैं। और जिस सेक्टर में हम अच्छा कर रहे थे, खासकर दवाइयां वगैरह या ऑटोमोबाइल्स, वहां पे भी मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमें बहुत बार चुनौतियां मिल रही है। और ये है, तो हमें एक तरीके से शांति से हमारे अपने रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना होगा। और खासकर जो हमारे जो विदेशों में जो अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, वो क्योंकि उनके पास स्टाफ कम है, अगर चीन और भारत के स्टाफ की तुलना करें तो चीन मुझे लगता है 3 गुना स्टाफर्स अपने पास रखता है। तो वो काम भी उतना ही एफिशिएंटली कर रहे हैं, और इसीलिए उनका वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा है। पर स्टाफ रिक्रूट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा करने के लिए हमें कुछ ऐसे
क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे और घरेलू स्तर पर भी बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि खासकर अब हम अगर खासकर इस यात्रा के संदर्भ में तय करें, तो अभी हमें भारत को ये देखना होगा कि रूस से हम कितनी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। राजेश साहब। हाँ, गौरीशंकर सर, क्या लग रहा है, आपका आपका अनुभव क्या कहता है, कल का आने वाला ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसकी हम उम्मीद करेंगे कि दोनों ही देश, राष्ट्रपति पुतिन होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, ये डिप्लोमेटिकली एक बड़ी हलचल, वर्लपूल क्रिएट करेगा, क्योंकि ईयू भी बहुत नज़र रख रहा होगा, यूक्रेन भी देख रहा होगा, और जब भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि यूक्रेन वॉर को भारत फंड कर रहा है, तो कल का ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या स्थितियां को और बिगाड़ सकता है इन देशों की नज़र से? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। एग्रीमेंट्स वगैरह या एमओयू जो साइन होने हैं वो सब बन चुके हैं। उनके फाइनल टच अब लग गए होंगे। जो डिनर की मीटिंग हुई है दोनों के बीच में, उनमें फाइनल टचेज हो गए होंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना बड़ा सरप्राइज या शॉक आएगा कहीं पे, क्योंकि सभी वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंध है, और उन संबंधों के हिसाब से जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, नेचुरली वो हमारी दोनों की एक जो कॉमन राय है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन किसी तीसरे देश के बारे में वैसे भी जॉइंट स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट रेफरेंस होता नहीं है। तो उनको तो सिर्फ रीडिंग करना पड़ता है बिटवीन द लाइन कि इसका मीनिंग क्या है। तो उसमें अपने को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, न कोई किसी के सामने झुकने की जरूरत है। जो हमारा इंटरेस्ट है उस हिसाब से सब स्टेटमेंट तैयार हो गए हैं और उन पे साइन होके वो बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज ये है जो अरविंद जी ने अभी बताया कि एक्चुअली हमें जो है ना 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए। एक तो हमारे लेबर की ट्रेनिंग ढंग से नहीं होती, लेबर का डिसिप्लिन जो है थोड़ा पुअर रहता है। और तीसरी चीज जो है, थोड़ा सरकार वहाँ चाइना में इनडायरेक्टली कंपनीज को असिस्ट करती है, फंडिंग भी करती है, और उनके एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करती है। वो हमें कोई इनडायरेक्ट रूट ढूंढना पड़ेगा जिससे हम हमारे एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकें। ये चीजें हमें करेंगे ना, और थोड़ा इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, तो हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव बनेगी एक्सपोर्ट्स के लिए। अभी हमारी 5-6 प्रोडक्ट्स बड़ी कॉम्पिटिटिव हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, लेदर इंडस्ट्री है कुछ हद तक, और कुछ चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स की हैं, कुछ कारें और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ इंजीनियरिंग सामान है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें अभी कॉम्पिटिटिवनेस आना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आना चाहिए बहुत ज़्यादा। अब देखिए, हमारे यहाँ पे चाइना ने कितना बड़ा मार्केट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बना रखा है। तो हम उसको कंट्रोल करें पहले, हम हमारी प्रोडक्ट्स को बेचें, चाइना की प्रोडक्ट्स को कम करवाएं, तो बहुत अच्छा होगा, तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमें इसके ऊपर बड़ी गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो इन्होंने जो 4 लेबर कोड सरकार ने अनाउंस किए हैं, जी। उससे थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि उनको कई तकलीफें आ रही थी, वो कुछ हद तक कम होंगी। लेकिन फिर भी ये एक रास्ता है जो हमें धीरे धीरे इस पे ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी जाके हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और आगे बढ़ेगी। अन्यथा तो थोड़ा सा स्ट्रगल कुछ वर्षों के लिए रहेगा हमारे साथ में। और अरविंद सर, पिछले 4 सालों की लड़ाई के दौरान रूस का जो यूथ है वो अब उसको उस पूरे के पूरे पूल को एक बहुत बड़ी चोट लगी है। बहुत सारे रूस के सैनिक इस दौरान रहे नहीं इस लड़ाई के दौरान, और रूस को उस यंग टैलेंट की ज़रूरत है जो उसकी इकोनॉमी को वापस बैक ऑन ट्रैक ला सके। आपको उम्मीद लगती है कि रूस भारत को यह ऑफर कर रहा होगा, जिसके मैं कई जगह इन्फ्लुएंसर्स भी देख रहा हूं, कि भारत की वर्क फोर्स को रूस अपने यहाँ बेहतर सैलरी पैकेज पर बुलाकर, जिस तरह से अमेरिका करता रहा है, वो एक ऑफर सामने रखे? हाँ बिल्कुल राजेश साहब, ये ठीक बात है। और अगर ऐसी संभावना नहीं भी है तो संभावनाएं पैदा करनी होगी, क्योंकि तभी तो हम कह पाएंगे कि हमने वाकई एक अच्छे
सौदेबाजी और एक भविष्य पे जो निर्भर योजना को हमने एक अमली जामा पहुंचाया है। तो वही तो सफलता है किसी भी बातचीत की। और ऐसे में मैं आपको ये बता देता हूँ राजीव साहब की रूस की इकोनॉमी में भारत के स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही लेबरर्स को खपाने की ताकत है, और यह दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है। तो अगर यही सब चीजें होती है तभी तो भारत के लिए एक मजेदार सौदेबाजी होगी और भारत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद डील होगी। ऐसा नहीं है कि हम क्या खाली हथियार के मार्केट है, रूस से हथियार खरीदते रहेंगे और बदले में हम कुछ नहीं करेंगे, तो वह तो ठीक नहीं है। और हमें अपने यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ बहुत ही गहन रिसर्च की जरूरत है ताकि हम हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सके और जो चीन को हम एक तरीके से चुनौती दे सके। टर्सरी सेक्टर में हम ठीक है, कम से कम सेकेंडरी सेक्टर ना तो टर्सरी सेक्टर में थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, पर कुछ तो किया जाए और बहुत तेजी से किया जाए, क्योंकि भारत के लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा है और उन उम्मीदों का कंधा मुझे लगता है कि हमारे जो भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके कंधों पर है राजीव साहब। क्या सर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस दौरान ये फैसला लेना, और अब मैं गलत नहीं हूं तो शायद यूके से भी अब भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, ये रिपोर्ट आई है कि करीब 74,000 के करीब भारतीय स्टूडेंट्स ने यूके को छोड़ा है, यानी उन्होंने अपने स्टडी डेस्टिनेशन, बाकी डेस्टिनेशन बदले हैं, और ट्रंप H1B वीज़ा को लेकर या अपने टैलेंट पूल को बाहर के लोगों द्वारा खा जाने को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हुए हैं, तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए। तो ये एक विन विन सिचुएशन भारत के लिए भी और रूस के लिए भी, कि रूस को एक पूल मिलेगा और भारत को ये बताने का मौका मिलेगा कि उसकी फोर्स को रोजगार मिला। ऐसा है कि देखिए, मैं जहां तक मेरा जानकारी है कि रूस जो है ना बहुत ज्यादा माइग्रेशन नहीं चाहता अपने देश में। अच्छा। ये इनकी पॉलिसी हमेशा से रही है। लेकिन अभी इंडिकेशन ये मिले हैं कि समवेयर बिटवीन 1 लाख और 5 लाख लोगों के बीच में शायद वो एक पूल बनाए और भारत से लेबर ले। तो वो जो ट्रेंड लेबर जाएगा यहाँ से कुछ मात्रा में जरूर जाएगा। मिनिमम 1 लाख का फिगर आ रहा है और ज्यादा 4-5 लाख का फिगर आ रहा है। तो मेरे को विश्वास है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ समझौता होगा। लेकिन ये हमें मान के चलना चाहिए कि ये ईस्ट यूरोप और रशिया, इनकी ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वो माइग्रेशन ज्यादा नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आप जो इंटरनल जो सामाजिक परिवेश है ना उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जो वेस्टर्न यूरोप में हुआ है, जो अमेरिका में हुआ है, जहाँ पे सोसाइटी लोकल जो कल्चरल ट्रेडिशंस है ना वो इमिग्रेंट्स ने हाईजैक कर लिए हैं, वो सिचुएशन रशिया नहीं चाहता है। ये हमेशा से उनकी पॉलिसी रही है। मेरे को इसका ग्राउंड लेवल का पता है। लेकिन उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आएगी अब, क्योंकि उनके कई हो सकता है 3-4 लाख सोल्जर्स की डेथ हुई हो यूक्रेन वार में, तो नेचुरली कुछ ना कुछ कमी यंग पॉपुलेशन में आएगी। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हो सकता है कुछ लेबर वो भारत से लें। भारत सबसे अच्छा क्वालिफाइड लेबर सप्लाई करने में सक्षम है। हमारे लोग जो है ना हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं रखें, लेकिन बाहर जाके बहुत अच्छे वर्कर्स बन जाते हैं, बड़े डिसिप्लिन से काम करते हैं, बड़ी समझदारी से काम करते हैं और पूरे वहाँ के नियमों को फॉलो करते हैं। तो वो बहुत अच्छा उनका प्रतिष्ठा बनती है। आप किसी भी देश में चले जाइए, भारत के जो लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी और उनकी प्रतिष्ठा पे ऊपर कोई डाउट कहीं नहीं होता है। लेकिन हो सकता है भारत में रह के वो थोड़े से ज्यादा स्वतंत्रता और थोड़ी सी इनडिसिप्लिन आ जाता है, लेकिन वहां जाके वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ये मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है। तो ये रास्ता खुलेगा, अरविंद सर मैं ये एक रास्ता चीज, बिल्कुल खुलेगा। हाँ सर, अरविंद सर मैं एक चीज कोट कर देता हूं। जो राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनसे एक सवाल पूछा गया और उस सवाल उनसे पूछा गया कि चीन के साथ रूस का संबंध जो है वो काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी सीमाओं से परे है और भारत के साथ भी रूस के ही यही स्थिति है।
पेस्कोव ने बड़ा एक सधा हुआ जवाब दिया। मैं दोनों के पास ही आना चाहूंगा क्योंकि गौरीशंकर सर आप भी समझा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये भारत के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहते थे दिमित्री पेस्कोव? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, वो लिमिटलेस रिलेशनशिप जो चाइना के साथ है, वो भारत इस समय खुल के नहीं आ रहा है, क्योंकि उस लिमिटलेस रिलेशनशिप की वजह से हमारे रिलेशन यूएस और यूरोप के साथ कुछ हद तक बिगड़ेंगे। तो भारत एक बैलेंस बना के रखना चाहता है। वो अलाइनमेंट नहीं चाहता किसी के साथ भी। वो चाहता है कि हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छे हों, बट उसी समय हमारे रिलेशन अमेरिका और यूरोप के साथ भी ठीक हों। तो वो लिमिटलेस रिलेशनशिप की सिचुएशन चाइना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा पावरफुल देश है। तो उनके यहाँ इसका इतना असर नहीं होता, जबकि हमारे यहाँ पे अभी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अभी हम 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि चाइना जो है वो 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो वो डिफरेंस है हमारे दोनों के बीच में। तो हम उस शौक को भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हम थोड़े संभल के चल रहे हैं। और यही कारण है कि वो जो इंडिया, रशिया और चाइना की आरआईसी की जो मीटिंग है, उससे हम थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका से संबंधों को बिगाड़ सकता है। और उसमें अमेरिका से, जैसे पहले अरविंद जी ने बताया, हमारे व्यापक संबंध है अमेरिका से। हमारे रक्षा संबंध भी हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी हैं। हमारा व्यापार जो एक्सपोर्ट है वो भी करीब करीब 100 बिलियन डॉलर के करीब है। और उनसे हमारा डायस्पोरा भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो एक बड़ी एजुकेशन सेक्टर में भी है, हेल्थ सेक्टर में भी है, काफी बड़ी रिलेशनशिप है। उसको हम डैमेज नहीं करना चाहते। और इसीलिए उन्होंने जो इनके पुतिन साहब के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बड़ी बैलेंस अच्छा स्टेटमेंट दिया। और यही खूबी है रसिया की, वो हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं डालते। वो हमको ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, जबकि अमेरिका हमको ये कहता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये एक कंस्ट्रेंट अमेरिका बहुत बड़ा इम्पोज करता है हमारे ऊपर, जबकि रशिया वो कंस्ट्रेंट नहीं इम्पोज करता। वो कहता है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस लेवल पे आप हमारे रिश्तों को मानना चाहते हो, उस लेवल पे ही आप आगे बढ़िए। तो ये एक बैलेंस स्टेटमेंट है, और वो उसमें सच्चाई है बिल्कुल। अरविंद सर, आपको क्या लगता है दिमित्री पेस्कोव ने ये बातें जो कही, ये क्यों कही होंगी? क्या उन्होंने भारत को ये बताने की कोशिश की कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है, कम से कम उस हद तक तो जरूर जहां तक भारत बढ़ना चाहता है? वो सही भी कह रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि रूस और चीन की दोस्ती लिमिटलेस है, ऐसा भी नहीं है। ये झूठ है बहुत बड़ा। क्योंकि जब अमेरिका ने मोमेंटरी जब एक रूस से दोस्ती बढ़ाकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश की थी, ट्रम्प साहब के जमाने में ही, जब उन्होंने कहा कि रूस की यूक्रेन को सारी शर्तें मान लेनी चाहिए, तो तब भी ये देखा गया था, वेस्ट में इस नजरिए को ऐसे देखा गया कि क्योंकि जैसे रूस मजबूत था और रूस को काउंटर करने के लिए चीन को अपने पाले में लाना चाहता था अमेरिका, तो वही नीति बीच में अमेरिका ने थोड़े समय के लिए अपनानी शुरू की थी कि चीन को काउंटर करने के लिए वह रूस को अपने खेमे में लाए। तो ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों की दोस्ती चीन और रूस की लिमिटलेस है। और दूसरी बात है कि दोनों ही साम्यवादी देश होने के बावजूद 70 के डिकेड का हम वो पूरा कहानी जानते हैं, जहां वह अमेरिका की तरफ झुकता हुआ ज्यादा नजर आ रहा था चीन। तो ये तमाम चीजें हैं कि लिमिटलेस तो नहीं है, पर यह भी सच है कि भारत जितना आगे बढ़ेगा, रूस भी उतना ही आगे बढ़ेगा। और यह ठीक भी है, क्योंकि अभी भारत को अपने हित देखने होंगे। और यह चीज है, डिप्लोमेसी बेसिकली हमेशा अपने जो नेशन इंटरेस्ट हैं उनको जानना, उनको बताना ही नहीं होता है। डिप्लोमेसी का एक मतलब यह भी होता है कि आप सामने वाले के कंफ्यूजन को समझें। आप रूस को जो शंकाएं हैं, जैसा कि अभी गौरीशंकर साहब ने कहा कि वो लोग अपने लिए जो दूसरे लोग हैं विदेशी धरती के, उनके लिए अपने दरवाजे खोलना नहीं चाहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है कि भारत के लोग
आकर आपके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं, या कि आपकी संस्कृति को या आपकी जो पुरानी जो आदतें हैं उसको बदलना नहीं चाहते हैं। वो केवल आपके यहाँ सहयोग करना चाहते हैं। तो उनके संदेह को दूर करना ही तो कूटनीति की विजय है। वहीं अमेरिका को भी ये समझाना होगा कि भारत का अपना हित है, भारत अपने डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहा है, यहाँ की गरीब जनता के लिए वह एक बेहतर दुनिया की तलाश करना चाहता है, वो पूरी दुनिया का आर्थिक विकास करना चाहता है। हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाले हैं, हम वैसी डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। तो यह करेंगे जब हम ये समझाने में कामयाब होंगे, तभी मुझे लगता है कि भारत को दुनिया मानेगी कि हाँ भारत सही है और भारत अपना विकास कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि राजीव साहब इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो गुप्ता साहब है वो काफी सकारात्मक है, पर मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ। इसका कारण यह है कि मैं कभी सरकारी आदमी नहीं रहा। तो बात यह है कि हमारे यहाँ जो स्किल लेबरर्स को लेकर या जो इकोनॉमी को बूस्टअप करने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे आंतरिक सुधारों को कभी, आंतरिक सुधार केवल आर्थिक सुधारों से मामला नहीं है। यहाँ पे जो संस्था जिस तरीके से काम करती है, या वो लेबरर्स पैदा करने के लिए जो हमें प्रैक्टिस और जितना अनुशासन चाहिए वह नहीं है। जैसे हमारे यहाँ के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या जो स्किल लेबरर्स पैदा करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके आंतरिक सेटअप में बहुत सारी खामियां हैं। और ऐसे ही जो सरकारी ऑफिस हैं या तमाम जो प्राइवेट सेक्टर्स को काम करने में जो लाइसेंस राज के कारण जो दिक्कतें आती है, जब तक हम ये सब चीजें ठीक नहीं करेंगे अंदर के धरातल पर, तब तक हम मजबूती से बाहर भी खड़े नहीं रह पाएंगे। जब तक शरीर अंदर से ठीक नहीं होगा, वह बाहर से मजबूत कैसे दिखाई देगा। तो यही सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए भी हमें ईमानदारी से देखना चाहिए और पूरे दुनिया की तरफ सुनहरे भविष्य की ओर देखना चाहिए। राजीव साहब। गौरीशंकर सर, अरविंद जी जो कह रहे हैं मैं उसको जोड़ना ये चाहूंगा इस यात्रा से। क्या भारत सरकार इस दौरे के मद्देनजर वेस्ट को और यूएस को यह दिखाना चाहेगी कि जैसा कि दुनिया समझती है और जैसा भारत दिखाता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो वो स्वायत्त है, आत्मनिर्भर है, ये दौरा इसका एक इशारा नहीं, इसका एक सबूत है। और आगे भारत के साथ डील करते वक्त इन बातों को वेस्ट अगर ध्यान में रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। सांकेतिक तौर पर ही सही, क्या भारत ये दिखा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ राजीव जी कि ये जो विजिट है ये इस चीज को बड़ा क्लियरली दिखाता है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते हैं और कर रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प ने जो पहले दबाव डाला था भारत के ऊपर और जो ट्वीट्स उन्होंने किए थे खुद ने भी कि डेड इकोनॉमी, आप रशिया के साथ डेड इकोनॉमी बन जाओ, फिर उनके जो कुछ एडवाइजर्स थे उन्होंने उल्टे सीधे ट्वीट्स इंडिया के ऊपर किए थे। उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो हमारी विदेश नीति को कंट्रोल करना चाहते थे। और वो बड़ा क्लियरली हमने अब मैसेज दे दिया है कि हम उस कंट्रोल के फेवर में नहीं है। आप उस तरह से हमें कंट्रोल करना छोड़िए, आप बात करिए और जो आपस में समझौता होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। यही उन्होंने ट्रेड डील को ये सोच के उन्होंने 50% ड्यूटी लगाई कि भारत घुटने टेक देगा और हमारे सामने आके भीख मांगेगा, तो वो हमने किया नहीं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप इस तरह से भारत को अब दबा नहीं सकते, वो समय चला गया। अब भारत एक राइजिंग पावर है, उठ रहा है, इकोनॉमी स्ट्रोंग है, डेवलपमेंटल जो रेट है, जो जीडीपी ग्रोथ की रेट है वो अच्छी है। और अगर आपको बड़ा मार्केट चाहिए, अच्छा मैन पावर चाहिए, तो भारत के साथ संबंध सुधारने होंगे। आपको चाइना के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, तो भारत ही एक ऐसा देश है इस रीजन में जो चाइना को थोड़ा कंट्रोल में रख सकता है, साउथ चाइना सी में हम इन देशों के सहयोग करके। तो ये सब चीजें हमने बड़ा क्लियर मैसेज इस विजिट से जाएगा कि हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किसी भी देश के बंधन में नहीं डालना चाहते। हम हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को हमारे नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम में लेंगे। ये बड़ा क्लियर मैसेज है इस विजिट से। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है बजाय
कोऑपरेशन इन डिफेंस और राइट। जो एनर्जी में है। तो ये मैसेज पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को जा रहा है और वो समझेंगे कि भारत को इग्नोर नहीं कर सकते और भारत के साथ समझ बैठ के आपस में डायलॉग करके और फिर एक कंसेंसस बना के और फिर हमें हमारी पॉलिसी को डिसाइड करना चाहिए। ये मैसेज क्लियरली जाएगा क्योंकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड। क्योंकि मुझे जैक सुलिवन का बयान याद है। जैक सुलिवन ने कहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, बैठे बिठाए भारत को चीन के साथ कर दिया। और उसके बाद और जो सारे बयान सामने आए, जिसमें पीटर नवारो का बयान जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने आग में घी की तरह काम किया। अरविंद सर, करीब 8,000 करोड़ की डील अभी भारत ने कल ही की है लॉकहीड मार्टिन के साथ एक खास हेलीकॉप्टर के लिए, यानी डिफेंस डील एक अमेरिका के साथ भी हो रही है। भारत का एमका 10 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें फ्रांस की कंपनी सैफरन भारत में आकर इंजन्स और बाकी चीजें करेगी। तो एक 10 साल का एक ब्रीदिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, जिसके बीच में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि चाइना J-10C दे रहा है पाकिस्तान को। क्या मैं इस बात की पूरी उम्मीद करूं कि भारत को जो डेफिसिट है वो Su-57 की डील कल सामने आ सकती है पुख्ता तौर पर, और अगर आती है तो इससे क्या अमेरिका नाराज होगा? विस्तार से बताएं। देखिए, अमेरिका को दुख तो होगा इस बात से, क्योंकि अमेरिका हर डील को रोकता है, चाहे वो S-400 जी के डील के समय जी का जी समय हो। पर यह भारत को के लिए वाकई सम्मान की बात है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता गुप्ता साहब ने बोला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो वह चीज है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई यूरोपियन देश, चाहे वो फ्रांस, इंग्लैंड या चाहे वो ब्रिटेन या कोई भी वो हो, जो कि अमेरिका के खिलाफ इतना जाने की हिम्मत कर सकता है। पर भारत में वह दम है और भारत में वह स्वतंत्रता है और दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। तो ये तो अपने आप में वाकई बड़ी बात है। भारत को अपने हितों के हिसाब से देखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसी डील होगी जिसका आपने जिक्र किया है, राजीव साहब। शायद ऐसी डील होगी। मैं इसलिए आपसे मैंने सवाल रखा क्योंकि अब तक की चर्चा में आप दोनों की तरफ से इशारा मिल चुका है और मैं भी समझ गया हूं कि जो होना था वो हो चुका है। कल तो बस ये बताना है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? राजीव जी, देखिए, आप पहले जब S-400 हम इंपोर्ट कर रहे थे तो अमेरिका ने कितनी धमकियां दी थी अपने को, जी आपको पता है जी कि ये सैंक्शन कर देंगे, ये सैंक्शन कर जी देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हाँ हैं। फिर बाद में उन्होंने उठा लिए हैं। तो ये सुखोई का जो 57 का जो सुखोई डील है, इसमें अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह से होता है और को प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो मेरे ख्याल से भारत एग्री कर लेगा इसके ऊपर। और हमारी मिलिट्री के जो सर एक्सपर्ट हैं सर 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 उनकी ये राय भी यही जोड़िए, है कि क्या एक्सेप्ट कर क्या लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसे फंडिंग द यूक्रेन वॉर तो नहीं कह देंगे? वो चाहे कुछ भी कहें, फिर हम जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम उनको फेस करेंगे, ऐसी क्या बात है। वंस अ ये डिप्लोमेट ऑटोनॉमी ऑलवेज अब अ भारत ने डिप्लोमेट। सर, एक्सेप्ट मैं की आपसे हुई है। बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है डिप्लोमेसी उतनी आसान नहीं जितना हम लोग यूं ही उसको व्यक्त कर देते हैं। शब्दों का चुनाव और मुद्दे पे बने रहते हुए भी खुद को किनारे रखना, ये एक डिप्लोमेट ही कर सकता है, जो आप कर पा रहे हैं। अरविंद सर, आपके साथ बात कर इट्स ऑलवेज ए प्लेजर कि ज्ञान में वृद्धि होती है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े और आपने इस बहुत विजिट बहुत पर इतनी खास बातें सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।